नमस्कार, आप सभी को वी आर एजुकेशन के चैनल के ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। और जिनका संगीत यानी म्यूजिक का एग्जाम 2025 के अंदर है, घबराना आपको एकदम नहीं है। आपके लिए प्रत्येक एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम नजदीक होने के कारण, एक ही वीडियो में, और वो भी वीडियो मात्र 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट के अंदर में हम जो है आपको 30 प्रश्न करा रहे हैं। पिछले दिन आपको 2 वीडियो दे चुके हैं इसी चैनल के ऊपर में, अभी लेटेस्ट में दिए हैं एग्जाम को देखते हुए। तो 2 वीडियो में हम 60 क्वेश्चन तक देख लिए और इस बार 60 से लेकर करके 90 नहीं, बल्कि अगर आपका साथ रहा तो हम कम से कम 100 तक भी जा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज के प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। और ये 61 नंबर सवाल स्क्रीन के ऊपर में आपके सामने ये रहा। भाई, तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियों का उल्लेख मिलता है? तो 3, 6 या फिर 4 या 12। तो बता दें आपको, तृतीय सारणा द्वारा हमें जो है वो कितने श्रुतियों का उल्लेख मिलता है। तो तीसरा बोल रहा है, तो 3 दूना 6। आपको ट्रिकली बताए थे कि दूसरी अगर सारणा बोलेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अगर तीसरा बोलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत ट्रिकली वे में आपको पढ़ा रखे थे कोर्स में। ठीक है, चलिए अगले साल के लिए बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया वाला हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑफर के साथ कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बट अभी एग्जाम सबका हो जाने दीजिए और फ्री से माइंड से आपको हम यूट्यूब एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि आपके जो भी भाई, छोटे भाई हैं आगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया क्लास आपको मिल पाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट और ट्रिकली दोनों। पिछले दिन ही बताए थे कि श्रुतियों के नाम और उनके जातियों का जो वर्णन है वो सबसे पहले नान्य भूपाल के द्वारा दिया गया। तो ये 62 का बी उत्तर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और अगले सवाल हम 63 नंबर सवाल के पास में चले तो ये रहा आपके सामने 63 नंबर। श्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? सभी बोर्ड के जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उन सभी प्रश्नों को टाइप कर करके आपके लिए बढ़िया से लेकर के आए हैं। तो प्लीज इस प्रश्न को हल्के में ना लीजिए, कहीं ना कहीं आप ढूंढिएगा तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड परीक्षा में ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आराम से आप करते चलिए जो भी आपको करा रहे हैं। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जानते हैं? तो भाई 3 स्वरों की बात चल रही है, फटाफट से सोचिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल सही, इसे लघु स्वर के नाम से जानते हैं। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जानते हैं? तो लघु स्वर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा बात को, आपको 63 का बी उत्तर एकदम सही होगा। अगले हम देखें कि अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 3 को कहते हैं तो 4 को क्या करते हैं, तो लो भाई, ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चतुश्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है? चतुश्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है? काकली स्वर है, या फिर ये कोमल स्वर है स्वर, या फिर आपका पूर्ण स्वर? तो आप जानते हैं चतुश्रुति यानी 4 स्वरों वाले को क्या कहते हैं दूसरा नाम में? इसे पूर्ण स्वर कहते हैं। तो 64 के आपका क्या हो जाएगा, डी उत्तर एकदम सही चला जाएगा। अगले सवाल 65 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है, गंधार मतलब ग जो है वो अपने स्थान से जब 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? अंतर गंधार, या फिर साधारण गंधार, अच्युत मध्यम, या फिर आपका गंधार? तो ये हो जाएंगे आपके, जब 2 श्रुति चढ़ जाएगा गंधार तो वो कहलाएगा अंतर गंधार, यानी ए उत्तर एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखिए तो 66 नंबर सवाल है कि श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो विकृत स्वरों की बात कर लेंगे तो श्रीनिवास जी के विकृत स्वर जो है वो 5 है। 7 सभी ने शुद्ध माने हैं और श्रीनिवास जी जो है वो 5 विकृत माने हैं। तो अगर श्रीनिवास के कुल स्वर भी बोला जाए आपसे तो कुल कितने हो जाएंगे इनके अनुसार? 12 स्वर। ठीक है, तो ये भी बातें ध्यान रखेंगे। कई जगह पे आपको 4 भी मिलेंगे विकृत, तो वो गलत है। प्लीज आप ऐसे उत्तर के ऊपर में ना जाएंगे, नहीं तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी आपका एक उत्तर चला जाएगा। जो ऑथेंटिक जानकारी है, एकदम प्रीमियम वाला जो कंटेंट कहते हैं म्यूजिक में, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। कुल कितने मुकाम माने गए हैं? 7, 12, 7, 22, 20 या फिर 12? तो अगर मुकाम कहा जाए आपसे तो मुकाम जो है कुल जो है कितने माने गए हैं? तो 12। और अगर आपसे कहा जाएगा मुकाम नहीं, आपसे हंगाम कह देगा, तो हंगाम जो होते हैं उसकी कुल संख्या 24। मुकाम किसको कहते हैं? तो स्वर को ही मुकाम कहते हैं और श्रुतियों को ही पश्चात संगीत में हंगाम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने का ट्रिक भी बताएं कि कई बार कंफ्यूज अगर आप हो जाते हैं कि मुकाम 12 है या 24 है, हंगाम 12 है या 24, अगर इन सब में कंफ्यूज होते हैं तो इन सब के लिए एक ऐसा ही ट्रिक है जो कि हम एकदम
ऐप पे बताते हैं, एक बार सुन लीजिएगा बस फटाक से याद, अब कभी जीवन में न भूलिएगा, चाहे आप प्रैक्टिस करिए या मत करिए। बिना नहीं है यहाँ पे, आप याद रखेंगे, बिना किताब नहीं समझिएगा, आप ये याद रखेंगे बिना की तार, ध्यान सुनेंगे, यहाँ वर्डिंग मिस्टेक है। बिना की तार पर सर्वप्रथम स्वर्ण स्थापना पद्धति किसने किया है, ये बताएंगे कि बिना की तार पे सबसे पहले जो है वो यहाँ स्वर्ण भी नहीं होगा, वो स्वर होगा, ठीक है। स्वर स्थापना पद्धति किसने किया, ये सब जो वर्डिंग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, जब आपको नीट एंड क्लीन जो नया कोर्स मिल रहा है उसमें नए तरीके से जो इन सब में पीडीएफ में सुधार किए गए, वहां पे एक भी वर्ड आपको गलत नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एकदम निचोड़ है, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी जो कमी आ गई थी, जैसे वर्डिंग मिस्टेक, ये सब जो देख रहे हैं और भी आप क्वेश्चन में देखे होंगे, इन सब में सुधार करके नीट एंड क्लीन पीडीएफ भी तैयार किए गए, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि पीडीएफ ले करके फटाफट से करना है, तो आप एक साथ 500 1000 जितना क्वेश्चन आपके जरूरत है आप उतना क्वेश्चन ले सकते हैं, सभी टाइप है, ठीक है। चलिए उसके लिए बता देंगे, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551, ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क करें। तो बिना के तार पे अगर हम बात कर लेंगे, सबसे पहले जो है वो स्वरों की स्थापना कौन किए हैं भाई, तो ये कौन किए, आप फटाफट से बताएंगे कि कौन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये किए हैं आपके अहोबल, याद रखेंगे, कौन किए भाई, अहोबल किए, ठीक है। चलिए 68 के एक उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा 69 नंबर प्रश्न। प्राचीन समय में दो स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था, तो प्राचीन काल में दो स्वरों से युक्त गायन को क्या कहते हैं, आर्चिक कहते हैं, गौथिक कहते हैं, आलाप कहते हैं, या फिर आलापन कहते हैं। तो दो स्वरों से जो युक्त जो गायन होता था उसे गौथिक कहते थे, ठीक है, ये याद रखेंगे, गौथिक है, ठीक है। चलिए अगला, ये 69 हो गया और ये 70 नंबर प्रश्न है। चलिए प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं, सभी का ट्रिक आपको एकदम वहां पे बताया गया कि एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, सब बताए गए आपको, ठीक है। एकदम नहीं घबराना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन करा दे तो प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को आर्चिक कहते हैं। 70 का ए ऑप्शन एकदम 1000% आप कह सकते हैं कि सही है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है, पिछले दिन भी आपको बताए थे ऐसे प्रश्न, और रिपीट बताएं कि आपको लिए बार बार इसलिए लाते हैं क्योंकि पीछे वाला जो है वो सब के सब याद हो जाए। तो सुनहरी रंग जो है वो आपका गंधार से हो जाएगा, ग से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखें, ये 71 हो गया और ये रहा आपके सामने 72 नंबर प्रश्न। दैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा जाता है, दैवत स्वर का जो संबंध है बताना है कि किस रस से जोड़ा जाता है, विभात से, हास्य, वीर से, या फिर रौद्र से। तो फटाफट से बताएंगे, यहाँ पे अगर सही जवाब आपको बता दे तो ये विभत से हो जाएगा आपका, ठीक है। विभत और भयानक ये सब आप पढ़े ही होंगे। ये आपका 72 नंबर सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल के तरफ में। भाई कहाँ गया, तो ये यहाँ पे चला गया है और ये नीचे यहाँ आ गए आपके सामने। 73 नंबर सवाल ये रहा आपके, स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहा जाता है। तो स्वयंभू स्वर के बारे में आप लोग पढ़े ही थे। चलिए बताइए, स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं, या फिर मेलोडी कहते हैं, स्टाफ कहते हैं, या फिर आपका हारमोनी कहते हैं। तो स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत जो होते हैं वहां पे इसे हार्मोनिक्स कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगले बात कर लेंगे 74 नंबर सवाल 74। तो भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मूलभूत स्वर होता है वो हमारा स होता है, जिसे षड्ज के नाम से जानते हैं। तो सी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संगीत रत्नाकर के टीका निम्न में से कौन है। तो संगीत रत्नाकर के एक टीका चुनना है, कौन है भाई, सोमनाथ है, फकीरुल्लाह है, या फिर सी भोपाल है, या फिर आपके भाव भट्ट हो जाएंगे। तो कौन सा उत्तर यहाँ सही होगा फटाफट से देखेंगे। तो अगर इसके सही जानकारी की बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे, संगीत रत्नाकर का जो टीका है वो सिंह भोपाल है। याद रखेंगे, टीका नहीं बल्कि टीकेकार है, ठीक है। यानी सी भोपाल ने ही संगीत रत्नाकर के ऊपर में टीका लिखे। दो टीकाएं बहुत फेमस है संगीत रत्नाकर के ऊपर में, आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, ठीक है। अगले सवाल, संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाइयों का उल्लेख है। संगीत रत्नाकर में अस्थाई के बताने हैं, तो ये याद रखेंगे कि अस्थाई जो है वो संगीत रत्नाकर में कुल 96 अस्थाइयों का उल्लेख जो है वो है। तो 76 के सी उत्तर एकदम 100% नहीं भाई, 200, 500, 1000, 100% आप मान लीजिए एकदम सही है, ठीक है।
अगला सवाल, संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की संख्या बताई गई है। तो जैसा कि बताएं कि सब में 7 तो शुद्ध स्वर है, लेकिन विकृत जो है वो अलग अलग है। तो ये आपको बताने हैं कि कौन से उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे। फटाफट से बताएंगे कि कौन से उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे संगीत रत्नाकर में जो विकृत स्वरों की संख्या बताई गई है वो 12 और 7 शुद्ध। तो कुल अगर स्वर कहा जाएगा तो कुल 19 हो जाएंगे और 7 शुद्ध हो जाएंगे और 12 विकृत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके संगीत रत्नाकर, और संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव। ठीक है, इन्होंने कुल स्वर 19 माने हैं और विकृत स्वर 12 माने हैं। ठीक है, और जानकारी दे दे कि दामोदर ने भी यही स्वर माने हैं, 12 विकृत और 7 शुद्ध। ठीक है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधित विवरण मिलता है? ठीक है, संगीत रत्नाकर, ये 2 बार लिखा गया, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधित विवरण मिलता है? अगर आप पढ़े हो तो फटाफट से आप कमेंट करेंगे। सारी चीजें आपको बताई गई थी। ठीक है, सभी इनके सप्ताध्यायी ग्रंथ है और 7वां अध्याय की चर्चा किए थे। इसमें से वो अध्याय बताने हैं जो जिसमें ताल संबंधित चीजों का विवरण मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये 5वां अध्याय हो जाएगा, जिस अध्याय का नाम है तालाध्याय। ठीक है, तो ये 78 के अभी उत्तर एकदम सही है। तो 78, अब हम बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न के ऊपर में। ये रहा आपके सामने 79 नंबर प्रश्न, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई? आपको बताने हैं कि संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में प्रबंधों की चर्चा की गई है। 79 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देंगे। तो इसकी अगर बात कर लेंगे तो संगीत रत्नाकर के ये जो चौथे आपके अध्याय है, जिसको प्रबंधाध्याय कहते हैं, इसी में प्रबंध की चर्चा जो है वो की गई। ठीक है, तो 79 के सी उत्तर सही है। अब यहाँ पे डीपली आपको जानकारी नहीं दे रहे, चूंकि एग्जाम एकदम आपके सर पे है, तो सीधा प्रश्न आपको करा रहे हैं। दुदुम्भी का किस वाद्य का उदाहरण है? दुदुम्भी जो है वो किस वाद्य का उदाहरण है? 80 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। सब जानते हो कि दुदुम्भी जो है वो आपके घन वाद्य है। 1 मिनट, दुदुम्भी जो है वो आपके कौन सी वाद्य हो जाएंगे? तो ये अवनद्ध वाद्य हो जाएंगे। तो बी उत्तर एकदम आपके सही है। ठीक है, वी उत्तर, जो चमड़े के बने होते हैं वैसे वाद्य को अवनद्ध वाद्य कहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आपको बताए थे। अवनद्ध वाद्य होता कैसा है, सब कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है ताकि हमेशा सेट रहे दिमाग में। विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विकृत स्वर जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि विकृत स्वर अलग अलग लोग ने अलग अलग माने, तो सबसे पहले विकृत स्वर कौन माने हैं ये बताइएगा। तो विकृत स्वर का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किए हैं आपके सारंग देव किए हैं। ये प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर नाट्य शास्त्र के लेखक भरत है और भरत ने तो 2 विकृत स्वर माने हैं। ठीक है, 7 शुद्ध और 2 विकृत उनके स्वर हैं और कुल 9 स्वर होते हैं। भरत तो पहले आते हैं, सारंग देव तो बाद में आते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आए हैं, बोर्ड परीक्षा में भी आए हैं, स्टेट वाले को भी आए हैं, और इसमें जो आयोग के द्वारा जो आंसर मान लिया जाता है वो सारंग देव। तो आप सारंग देव ही मान करके चलिएगा। तो 81 का जो है वो आपके सामने बी उत्तर एकदम भाई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने है। 82 नंबर सवाल है, प्रबंधाध्याय में कितने प्रकार के प्रबंध का वर्णन? फटाफट से बताएंगे। 82 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। 82 नंबर प्रश्न आपको बताने हैं कि प्रबंधाध्याय में कितने प्रकार के प्रबंधों का वर्णन है। तो आपको पहले बताए गए होंगे कि प्रबंधाध्याय में जो है वो आपके 75 प्रकार के प्रबंधों का वर्णन है। बाकी प्रबंध से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें पढ़ने हैं। एकदम 12 से लेकर के स्टेट और बीपीएससी लेवल तक आप जाएंगे, कंफ्यूज होने लगेंगे प्रबंध से भी क्वेश्चन पढ़ करने के बाद। उन सबको जितना कंफ्यूजन टाइप का जो चीजें है उसको कॉन्सेप्ट, पहले तो कॉन्सेप्ट देते हैं जो जो चीजें है, कैसे कैसे बना, क्या क्या है उसकी जानकारी। अगर ज्यादा पढ़ जाने के बाद लोड नहीं लेता है दिमाग, कंफ्यूजन होता है, तो उसमें सभी टॉपिक्स के सभी पॉइंट्स के ऊपर में ऐसे ऐसे ट्रिक बना रखे हैं, जो कुछ कुछ ट्रिक एकदम गुप्त वाला ट्रिक है जो यूट्यूब पे नहीं खुलासा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में ही एकदम दिमाग में सेट हो जाता है, वैसे तरीके से पढ़ाया जाता है। क्योंकि संगीत ऐसा ही चीज है ना, आप इसमें ना पहले क्लास में पढ़ते हो, दूसरे तीसरे चौथे, बहुत सारे लोग तो केवल डिग्रियां लेते हैं और 11 12 कर लेते हैं, पहली बार संगीत शुरू ही करते हैं।
हैं तो उनको जीरो से शुरू कर रहे हैं हीरो तक। आप सोचिए कि आप जिस चीज को क ख ग घ ABCD मान ले गणित पढ़ रहे हैं और 1 2 से लेके एकाएक दो दोपहरा न जाने कितना पढ़ने के बाद फिर भीम जोड़ घटाव क्या क्या चीजें हैं और अलग अलग फ्रैक्शन व्रैक्शन ये वो महान चीज पढ़ते हैं, तो एकदम वहां से लेके यहाँ तक जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्लास एकदम आप थोड़ा बहुत पढ़ते गए तो एक बेस। और यहाँ म्यूजिक है जो एकदम पहली बार आप आए हैं और जीरो से शुरू करना है, और ऐसा भी नहीं कि थोड़े बहुत से प्रश्न बन जाते हैं, हीरो लेवल की तैयारी करना पड़ता है तब जाके आप आज जो बच्चे पढ़ने वाले की संख्या बढ़े उसमें आपको फाइट करना पड़े। प्रयोजन के आधार पर सारंग देव ने कितने प्रकार के प्रबंध बताए फटाफट से बताएंगे, तो 3 प्रकार के प्रबंध बताए हैं, तो ये आपका 83 के डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। 83 का डी उत्तर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 84 नंबर सवाल के ऊपर में। ये रहा आपके सामने, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबले में जो फर्रुखाबाद है भाई वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कायदे के लिए है, पेशकार के लिए है, गत के लिए है या फिर पर्ण के लिए? ठीक है, तो ये अगर सही जवाब बता देंगे तो 84 का आपका ए उत्तर ही सही होगा, कायदे के लिए ही फर्रुखाबाद फेमस है। ठीक है, अगले सवाल, पंडित राम नारायण सिंह किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो राम नारायण सिंह क्या बजाते हैं जी भाई? पंडित राम नारायण जो है वो क्या बजाते हैं फटाफट से बताएंगे। तो ये बजाते हैं आपके सारंगी बजाते हैं, तो सी उत्तर एकदम आपके सही हो जाएगा। अगले 86 नंबर प्रश्न को देखें तो 86 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो अगर सितार बात कर लेंगे तो आप सब जानते हैं 7 तार होते हैं, 3 4 5 6 और 7। ध्यान रखिएगा दूसरे तीसरे तार को जो है वो आपका जोड़ी का तार कहलाता है। छठे और सातवें जो तार है उसे कहते हैं हम लोग चिकारी का तार। तो छठा चिकारी का पहला तार और सातवां चिकारी का दूसरा तार। ठीक है, और जो पहला जो तार होता है तो इसी को बाज का तार कहता है। प्रश्न यहाँ पे कि बाज का तार, तो बाज के तार सितार के पहले तार को बाज का तार कहते हैं, और दूसरे और जो तीसरे जो तार है उसे जोड़ी का तार, और छठे और सातवां जो तार है उसे चिकारी का तार कहते हैं। अब इसमें सबका अलग अलग धातु का बना होता है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो पहला जो तार है वो लोहा का, दूसरा तीसरा तार पीतल का, और फिर चौथा जो तार है वो आपके जो है किसका होता है भाई? तो लोहा का होगा, और फिर पांचवा जो तार है वो पीतल का, और जो छठा तार है वो लोहा का, सातवां भी लोहा का। आपको लग रहा है गड़बड़ा गया, कौन कैसे याद रखेंगे? सब ट्रिक पढ़ा रखे हैं, आपको कहेंगे तो लगेगा कि फेंक रहे हैं। देखिए अभी आपको याद करके दिखा देती, तो छोटा छोटा डेमो है। 2 और 3, और 2 3 क्या होता है भाई? तब 5 होता है। तो आप सब जानते हो कि 2 प्लस जोड़ 2 और 3 क्या होता है? 5 होता है। तब बस हो गया काम आपका, 2 और 3, और 2 3 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 प से 5 प से पित्तल, खत्म कहानी। याद रखेंगे प से 5 और प से हो जाएगा पित्तल। तो दूसरा तार, तीसरा तार और पांचवा तार, ये तीनों जो तार देख रहे हैं सितार में वो पीतल का होता है। किसका होता है भाई? पीतल का। तो जो बाकी बच गया सब लोहा का हो जाएगा। पहला लोहा का हो जाएगा, चौथा लोहा का हो जाएगा, छठा लोहा का, सातवां लोहा का। तो ये सब तरीका है एगो जो आपको पैड बैच में ही पढ़ाया जाता है, जहां पे आप कुछ खर्च करिएगा तो हम बहुत कुछ खर्च करेंगे आप पर। चलिए, तो पहला जो तार है, अब कह रहा है कि जो पहला तार है जो खास करके लोहे का बना होता है भाई, वो को किससे मिलाया जाता है? अब मिलाने का भी तरीका आपको याद रखाएंगे। ठीक है, सब पैड में होगा, अभी डायरेक्ट यहाँ फ्री में जितना मेरा सीख लीजिए। इसको मंद्र म से मिलाया जाता है। याद रखेंगे किससे मिलाया जाएगा? मंद्र म। आप लोग पढ़े ही होंगे, 3 सप्तक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो मंद्र सप्तक होते हैं उसके म से मिलाया जाता है। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? अगला सवाल आपके सामने। आप सब जानते हो पंडित रविशंकर किनके शिष्य हो जाएंगे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के ये आपके पंडित रविशंकर जी क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे। तो 87 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से घराने के थे? तो ध्यान रखेंगे दोनों सितार बजाते थे, सितार में दोनों का बहुत बड़ा नाम है, और मैहर घराने से आते थे। अमजद अली किस पद को बजाते थे? ठीक है, वाद यहाँ पे लिखाना चाहिए, पद लिखा गया है। अमजद अली जो है वो कौन से वाद्य बजाते थे? सितार, गिटार या फिर सरोद या फिर आपके संतूर? तो अमजद अली खान जो है वो आपके सरोद बजाते हैं। तो सी उत्तर एकदम सही है। सितार सरोद में इनका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे सितार के साथ साथ सरोद भी बजा लेते हैं, लेकिन मुख्य जो ख्यातियां हैं वो इनको सरोद के लेकर के ही मिली है। अगले सवाल, जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजाया जाता है? जमजमा आप सुने ही होंगे। ठीक है,
सितार में जो कण का प्रयोग, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, जमजमा कहलाता है वही कण का जो प्रयोग होता है। तो ये आपका किससे हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, सितार जो बोले वही हो जाएगा कि सितार पर ही प्रायः जमजमा वाद्य बजाए जाते हैं। तो 89 नंबर प्रश्न का हो गया आपका ए उत्तर सही। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न, 90 प्रश्न, लेकिन अगर आप लाइक करिएगा तो कुछ तो ज्यादा आपको प्रश्न कराएंगे, वादे से ज्यादा जरूर कराएंगे भाई, क्योंकि आपका अब एग्जाम है। अब फायदा और घाटा देखने से कुछ फायदा भी नहीं है। जितना आपको लाभ हो सके इस सब वीडियो के माध्यम से वो आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं। 90 नंबर सवाल है आपके सामने, विलंबित 3 ताल में मात्राओं की संख्या कुल कितनी है, ये बताएंगे कि विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या क्या होगी। तो कुल मात्राओं की संख्या की बात कर लेंगे विलंबित में, तो ये याद रखेंगे, ऐसे 3 ताल जो है वो आपके 16 मात्रा के हैं, लेकिन विलंबित की बात कर रहा है तो 16 चौके 64, यानी डी उत्तर यहाँ पे एकदम सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पे 1-2 सवाल और आपसे हम कमिटमेंट किए तो जरूर कराएंगे। ये लीजिए, बलराम पाठक किस वाद्य से जुड़े हैं, सरोद से, इसराज से, सितार से या फिर पखावज से। बलराम पाठक जो है वो किस वाद्य से जुड़े हैं, तो बलराम पाठक जो है वो आपके फटाफट से बताइए, नहीं तो हमारा उत्तर निकल जाएगा भाई। ये सी उत्तर, बलराम पाठक जो है वो आपके सितार बजाते हैं। कोई बताएंगे बलराम पाठक का घराना कहाँ है भाई, कहाँ से है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप बिहार से अगर होंगे तो एकदम आपको जानकारी होनी ही चाहिए। आईटीसी रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है, तो आईटीसी रिसर्च एकेडमी जो है आपको कलकत्ता में है। ये सभी चीज नोट्स में दिए गए हैं। बहुत सारे एकेडमीज है, संगीत के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, सम्मेलन वगैरह है। ठीक है, वो सबको आपको याद रखना है। तो एक एक प्रश्न के माध्यम से आपको केवल यहाँ याद ही करा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिस्टेड है जो आपको हम एक साथ देते हैं, आप उसको याद करिएगा। ठीक है, वहां से प्रश्न आपको आएंगे। फिलहाल इसका ए उत्तर एकदम सही होगा, कोलकाता, और कम से कम 95 तक आपको करा ही देते हैं। सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। सारनाथ चतुष्टयी से पिछले बार आप सवाल देखे। ठीक है, पहली सारनाथ चतुष्टयी, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, 2 में पहले में कुछ भी नहीं, 0, दूसरे में आपका 2 तो 2 2 4, और तीसरे में 3 3 6, और चौथे में 4 4 12 सब पढ़ाया गया आपको। तो सारनाथ चतुष्टयी में सर्वप्रथम किससे प्राप्त होता है, ये आपको बताना है भाई। सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो अगर सही जवाब बता दे तो ये नाट्य शास्त्र से प्राप्त होता है। ठीक है, भरत वाला आप पढ़े ही होंगे, सारनाथ चतुष्टयी पढ़ेंगे और भरत ही ना पढ़े तो कैसे होगा आपका। बाला है, बाला साहिबा पूछ वाले, बाला नहीं बाबा होगा, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक है। बाबा साहिब पूछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बताने हैं बाबा, ये बाला जो आप समझ जाइए, साहिब पूछ वाले जो है वो किस गायकी से संबंधित है। एक राजा भैया पूछ वाले भी शायद है। ठीक है, तो वो भी देखिएगा दिमाग से उतर जाता है, शायद वो जो है आपके ग्वालियर घराने से ही है। तो ये 94 के अगर हम बता दें इनका सही जवाब, तो ये आपके किस गायकी से है, तो ये ख्याल गायकी से है, तो बी उत्तर एकदम सही चला जाएगा। और आज के सेशन का ये रहा लास्ट नंबर सवाल, 95। अनियमित कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो अनियमित जो कंपन होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे अनियमित जो कंपन होता है उसे कहते हैं भाई अनियमित, माने नियमित नहीं हो तो हल्ला होगा ना, कर्कश वाली ध्वनियां, उसको आप कह सकते हैं कोलाहल। ठीक है, तो ये डी उत्तर सही है। कहते हैं काहल एकदम कोलाहल कैले, कोई आदमी लड़ता है झगड़ता है, उसका साउंड एकदम कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेज कभी स्लो। ठीक है, अनियमित टाइप के जब कंपन होते हैं तो कोलाहल, ऐसे ध्वनियां सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए ये 95 का डी उत्तर हो गया। इस तरह से आपको हम 30 की जगह 35 प्रश्न आपको इस वीडियो में कराए हैं, और एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए तो आप लोग सीरीज को जरूर लाइक करिए। पिछले बार बोले कि 40 प्लस कर देंगे लाइक अगर, तो हम आपके लिए तुरंत सीरीज लेकर के आए, आप लोग कंप्लीट कर दिए। चूंकि आप लोग को एग्जाम देना है, एकदम प्रश्न के भूखे हैं, इस बार आपसे उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बढ़ा के 50 कहेंगे, आप इस बार ज्यादा नहीं, अगर 30 लाइक अगर प्लस आप इस वीडियो पे कर देते हैं तो एग्जाम से पहले एक और शानदार आपके लिए सेशन वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको 35 से भी ज्यादा प्रश्न एक ही वीडियो में 50 करेंगे, और उस वीडियो से कम 10 से 20 प्रश्न आपके हूबहू एकदम बोर्ड में छप जाएंगे। तो चलिए वो आप एकदम तैयार रहिए, आगे के प्रश्न आपको कराएंगे। तब तक हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।